Today we will start Political Science, Chapter 2, the Constitutions, Government System and their Social Consequence. इसका मतलब होता है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार. In the last chapter we learned about the Indian Constitutions. पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा था. We tried to build our understanding of the historical context in which it was drafted and drafting process itself. भारतीय संविधान के जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं, है ना, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें किनका सहयोग था, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, ये पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था. The series of debates in the Constitution Assembly and value the principle articulated in the preamble that form the basic of the Constitution. और इस अध्याय और उनके जो मूलभूत आदर्श थे, है ना, संविधान में भारत के जो आदर्श कैसे होंगे, उनके मूल्य क्या होंगे, उसको हमने समझने की कोशिश की थी. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, द अपॉर्चुनिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर सोशल चेंजेस एंड वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इन इन्वॉल्विंग एंड डेवलपिंग. इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की रचना, संविधान से होने वाले सामाजिक बदलाव के अवसर और संविधान के विकसित हुए स्वरूप का अध्ययन करेंगे. उसमें से हम पहला पॉइंट क्या उठा रहे हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना. तो भारत कहने से ही हमें एक संघ दिखाई दे देता है. संघ किससे मिलके बने हैं? राज्यों से मिलके बने हैं. राज्य किससे मिलके बने हैं? जिलों से, फिर जिले तहसील से, तहसील ग्राम से. ऐसा हम देखते जाएंगे कि भारत में जितने भी पावर हैं उसका क्या हो गया है? सबको दिया गया है. इसलिए हमारे भारत में कौन सा शासन है? डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक शासन होने के कारण इसमें सत्ता का क्या किया गया है? विकेंद्रीकरण किया गया है. डिस्ट्रिलेशंस ऑफ पावर, तो पहला है शक्ति का विकेंद्रीकरण. विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा करना. When power is centralized, it is beyond the reach of the common people, as a result of which their needs and opportunities are not given priority. जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो आम लोगों की पहुंच से दूर होता है. जब सत्ता किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा तो पावरफुल हो जाएगा और आम जनता उससे दूर होते जाएगी, तो उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है ना. इसलिए हमारे देश में विकेंद्रीकरण को महत्व दिया गया. ये महात्मा गांधी की भी इच्छा थी कि गांव में भी लोगों को उतनी ही सेवा मिलनी चाहिए, पहुंच मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात रख सके. डेमोक्रेसी मस्ट बी डिसेंट्रलाइज टू बिकम स्ट्रांग. इससे क्या हो जाता है? लोकतंत्र मजबूत होता है ना. द पीपल शुड हैव द पावर टू टेक डिसीजन थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव दे इलेक्ट एट द कम्युनिटी. तो हम देखते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला, राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचों को और उनके पास निर्णय लेने के अधिकार हो. गांधी जी values more power being given to the village panchayat in the concept of स्वराज और सेल्फ रूल. तो गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना में अधिकतर जो अधिकार हैं वो किसको दिया गया? ग्राम पंचायतों को दिया जाना था, और अब जाकर उसका सपना साकार हुआ है गांधी जी का. वन ऑफ द डिबेट्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वाज बीइंग ड्राफ्टेड वाज अबाउट वेदर द स्टेट शुड बी गिवन मोर पावर, with the central government only being responsible for the matters such as a defense and foreign policy. तो संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह मुद्दा विवाद कर रहा था, क्या भारत में प्रांतों के पास सारी शक्तियाँ, प्रमुख शक्तियाँ हों, केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति जैसी इच्छा हो. अपन देखते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है.
कुछ शक्तियाँ हैं वो केंद्र अपने पास रखती हैं और कुछ शक्तियाँ राज्य के पास रहती है। तो संविधान बनाते समय ये मुद्दा एक डिबेट का विषय था कि पूरी शक्तियाँ क्या केंद्र अपने पास रखें कि कुछ शक्तियाँ राज्यों को दे। तो निर्णय लिया गया कि सबको कुछ कुछ हिस्सा दिया जाएगा, सबको सब्जेक्ट दिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की ज़रूरत है ना। शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए ताकि वो पूरे देश को लेकर चले। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइडेड दैट इंडिया शुड हैव अ स्ट्रांगर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड यूजर इन द सोशल change. It also gave the states the power to decide on a wide range of subject. और इसके साथ साथ भारत में बदलाव लाने के लिए क्या किया गया, भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की ज़रूरत है। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हो। दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश या संघ माना गया है ना। मैंने पहले बताया भारत बोलने से एक संघ के रूप में उभरता है भारत नाम लेते ही। तो अतः देश में दो स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ, एक संघीय स्तर पर और दूसरा प्रांतीय स्तर पर। उसी को क्या बोलेंगे, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। हिंस पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट 2 लेवल्स, 2 भागों में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। द यूनियन उसी को क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल लेवल and other name state level. At both levels the representative elected by the people were giving the right to take a decision. अब इसमें क्या किया गया है, दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों का निर्णय का अधिकार दिया गया है। दोनों में इलेक्शन होता है, केंद्र के लिए भी इलेक्शन होता है और राज्य के लिए भी इलेक्शन होता है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही उसका नेतृत्व करते हैं, समस्याओं का निराकरण करते हैं। 1992 में 73 में एक संविधान पारित हुआ था, है ना। उसमें थर्ड लेवल को भी स्थान दिया गया। थर्ड लेवल में कौन है, विलेज पंचायत। पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में जो पावर है वो 3 भाग में बांटा गया, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और थर्ड लेवल होगा विलेज पंचायत। ओके, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सेकंड पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन। अब उसको बांट दिया गया, अब इनको काम दिया जाएगा। सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद इनको वर्क दिया जा रहा है। द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हैज़ 3 काइंड ऑफ पावर। राज्य या शासन के पास जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, टू इनेक्ट लॉस, इम्प्लीमेंट देम एंड डिस्पेंस जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो पहला कानून बनाना, सेकंड है उसे लागू कराना, थर्ड है उसके अनुसार न्याय दिलाना। तो 3 शक्तियाँ बांटी गई है। 3 शक्तियाँ इसलिए बांटी गई है कि एक ही व्यक्ति को अगर एक काम दिया जाएगा तो पावरफुल हो सकता है, इसलिए सत्ता को यहाँ बांट दिया गया। बट कंसंट्रेटिंग ऑल दिस पावर इन द सिंगल बॉडी कुड लीड टू ऑथराइजेशन रूल। तो इससे जो हमारी कोई भी सरकार है वो निरंकुश नहीं हो सकता है। शक्ति विभाजन का अर्थ है इन शक्तियों को अलग करना, शक्तियों का क्या करना, अलग करना और स्वतंत्र संस्थाओं को सौंपना। जैसे हमने पिछले 6, 7, 8 में आपने पढ़ा है कौन कौन से हमारे 3 अंग है सरकार के, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, है ना। तो ये 3 हमने इसके पहले भी 6, 7, 8 में पढ़ा है। एक बार आपको और रिवाइज कराऊंगी कि तीनों के क्या क्या कार्य हैं। सो मोस्ट मॉडर्न गवर्नमेंट हैव 3 आर्म्स और ब्रांचेस। द लेजिस्लेचर, अब इसका क्या काम है, विधायिका का, जो कानून व नीतियाँ बनाती है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है, नीति की आवश्यकता होती है। तो कौन बनाता है इसको, लेजिस्लेचर। विच इंसेक्ट लॉ एंड फार्मुलेट पॉलिसी।
जिसका काम है कानून व नीतियाँ बनाना। सेकंड आएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, उसको जो कानून बनाया गया उसको क्रियान्वित करना, कार्य करवाना। विच इम्प्लीमेंट्स दिस लॉ एंड द, अब ये काम कौन करेगा, जो हम चुने हुए मंत्री भेजे हैं, एमएलए भेजे हैं, वो इस कार्य को क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। थर्ड जुडिशरी विच डिस्पेंस जस्टिस इन अकॉर्डेंस विथ दिस लॉ। इनका क्या काम है, जो उनके अनुसार न्याय करती है। अपराध होंगे या कुछ वाद विवाद होगा तो उसका निपटारा कहाँ होता है, जुडिशरी में होता है, न्यायालय में होता है। तो ये न्यायालय भी सेंट्रल में अलग है और स्टेट में अलग है। तो सेंट्रल लेवल का रहेगा, उसको भी जो कौन कौन से मुद्दे सेंट्रल का उसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से मुद्दे हैं उसको स्टेट में बताया गया है, और कौन कौन से जो मुद्दे हैं लड़ाई झगड़ा वो छोटे जगह पे सुलझाया जा सकता है, इसको बताया जाएगा। तो ये न्यायपालिका हुआ, है ना। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, सत्ता का केंद्रीकरण, शक्ति का विभाजन, शक्ति को 3 भागों में बांटा गया। सरकार के 3 अंग हुए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों का अलग अलग काम है, इसके हिसाब से ही पूरे देश का शासन चलता है। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर दैट द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। शक्ति पृथक्करण मतलब शक्ति का विभाजन। तो हमने जाना कि शक्ति का विभाजन 3 कार्य क्षेत्रों में अलग अलग बटा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। आर इंडिपेंडेंट, हैव देयर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट इंटरफेयर विद द टू, आर ट्राई टू कंट्रोल ईच अदर। तो तीनों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसे किसी अन्य पर नियंत्रण करने की शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं होता, क्योंकि तीनों के काम एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। उन्हें मिलकर चलना होता है। तो हम देखते हैं कि भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। बट दिस इज़ नॉट always possible in practice because their work depends